सोचिए कि कल अचानक सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आए, जिस पॉलिसी के तहत सारे किसानों के खेत इकट्ठा मिला दिए जाएंगे और किसानों को प्राइवेट खेती करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सारे किसानों को अनाज उगाने का एक टारगेट दिया जाएगा। किसान जो भी अनाज उगाएंगे उसे सरकार लेकर चली जाएंगी और टारगेट ना पूरा करने पर किसानों को सजा भी दी जाएगी। ऐसे ही एक पॉलिसी लेकर आए थे चाइना के चेयरमैन माओ जेडोंग, जिसके चलते किसानों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो वो खुद के खाने के लिए अनाज उगाते थे वो भी सरकार को देना पड़ा और कई किसानों के परिवार भूखमरी का शिकार हो गया। तो कई लोगों ने चूहे, बिल्ली, कुत्ता जो मिले वो सब मार के खाना शुरू कर दिया। और माओ के ऐसे ही पॉलिसीज के वजह से चाइना में माओ के राज में लगभग 40 से 50 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे माओ एक टीचर से बने चाइना के सबसे बड़े लीडर और बाद में लाखों लोगों के मौत का कारण। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पावर, क्राइम और मनी के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। 26 दिसंबर 1993 को हुनान प्रोविंस के शोशान गांव में माओ एचैंग नाम के एक अमीर किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया माओ जेडोंग। माओ की मां वेन क्यूमी एक रिलीजियस बुद्ध भक्त थी। जब माओ छोटे थे तो माओ के पापा माओ को बहुत मारते थे और उससे उलट उनकी माँ माओ से बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से माओ को अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था। जब माओ 8 साल के हो गए तब माओ को कन्फ्यूशियनिज्म फिलोसॉफी की पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन माओ 13 साल की उम्र में वापस आ गए और फुल टाइम फील्ड वर्कर का काम करने लगे। बड़े होते वक्त माओ बहुत ही मेहनती और एम्बिशियस थे। जब माओ 14 साल के थे तब माओ के पापा ने माओ की शादी उनके एक दोस्त के लड़की के साथ फिक्स कर दी, लेकिन माओ पुराने तौर तरीके वाली शादी के खिलाफ थे, इसलिए माओ 14 साल की उम्र में घर से भाग गए। जब माओ बड़े हो रहे थे तो माओ का सपना था कि उनको एक टीचर बनना है, इसलिए उन्होंने टीचर बनने का ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया। माओ को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब माओ फील्ड में काम करते थे उस वक्त वो हमेशा पढ़ते रहते थे। उसी वक्त माओ के हाथ ज़ेंग गुआंग्स की बुकलेट लगी, जिसमें चाइनीज पावर और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में लिखा था। वहीं से माओ का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो गया। माओ को हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत पसंद था। उनको जॉर्ज वॉशिंगटन और नेपोलियन बोनापार्ट का नेशनलिज्म और मिलिट्री पावर के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता था। उसी वक्त चाइना में किंग डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। माओ ने उसको भी सपोर्ट किया, पर किंग डायनेस्टी ने सारे प्रोटेस्ट मिलिट्री पावर के दम पर कुचल दिए और सारे विरोधी नेताओं को मार दिया। ये सब माओ जहाँ रहते थे उस शोशान विलेज तक पहुंच गया और भूखे गरीब लोगों ने माओ के पिता से उनका भी सारा अनाज छीन लिया। माओ ने उस टाइम उनके एक्शन को गलत बताया, लेकिन माओ उन मजदूरों की सिचुएशन के साथ सिंपैथी भी रखते थे। 16 की उम्र में माओ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए डोंगशान चले गए, जहां पर स्कूल में उनको लैंडलॉर्ड के बच्चों ने बहुत बुली किया। 1918 में माओ ने हुनान के स्कूल से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और एक सर्टिफाइड टीचर बन गए, पर उसी साल उनकी मां की डेथ हो गई और माओ ने अपने घर जाना बंद कर दिया। आगे माओ ने बीजिंग यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन की जॉब पकड़ ली। उसी टाइम माओ ने सक्सेसफुल रशियन रिवॉल्यूशनरी और सोवियत यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सुना और पढ़ा और उसी के साथ माओ की पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो गई। 1921 में माओ ने चेन डिशु और ली डजाओ के साथ मिलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट कांग्रेस सेशन में माओ को मिलाकर 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स बढ़ते गए। कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट बढ़ता दे कुओमिंतांग यानी उस समय जो चाइना पर राज कर रहे थे उनके लीडर सुन यात्सेन ने 1923 में कोऑपरेशन की पॉलिसी बनाई और माओ ने कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट दोनों को अपना सपोर्ट दिया। उसके साथ साथ लेनिन के आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके माओ ने मजदूर और पीजेंट्स को अपीज करके कम्युनिज्म को पूरे एशिया में बढ़ाना शुरू कर दिया। और माओ ने अपने भाषणों से कम्युनिस्ट के लिए चाइना में बहुत सारा सपोर्ट इकट्ठा किया। मार्च 1925 में चाइनीज प्रेसिडेंट सुन यात्सेन की मौत हो गई और कुओमिंतांग के नए चेयरमैन बने चियांग काई शेक।
चियांग काइशेक बिल्कुल भी सुन यात्सेन की तरह नहीं थे। वो बहुत ही कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल थे। कम्युनिस्ट का सपोर्ट बढ़ते देख 1927 में कोऑपरेशन की पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। फिर शुरू हुआ कम्युनिस्ट के खिलाफ एक वायलेंट पर्ज। बहुत सारे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को मारा गया, बहुतों को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे कम्युनिस्ट जिंगसी के पहाड़ी इलाकों में जाकर छुप गए। जिंगसी के पहाड़ी इलाकों में चले गए कम्युनिस्ट लीडर्स ने सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से अपनी खुद की सरकार बना ली और माओ बने उस सरकार के चेयरमैन। फिर माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी की एक छोटी सी लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला आर्मी बनाई, जिसको आज हम रेड आर्मी के नाम से जानते हैं। इस सब से नर्वस होकर चियांग काइशेक ने कम्युनिस्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट मारे गए। इस सब से तंग आकर 1934 में 1 लाख कम्युनिस्ट और उनके डिपेंडेंट्स ने जिंगसी के पहाड़ों से यूनान तक 8000 किलोमीटर का एक ट्रेक शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस ट्रेक के खत्म होते वक्त 1 लाख में से सिर्फ 30,000 लोग ही यूनान तक पहुंच पाए और इस मार्च को सरवाइव कर पाए, जिसको बाद में बोला गया लॉन्ग मार्च। इस सब सिविल वॉर के बीच जुलाई 1934 में जापान ने मौका देखकर चाइना को इन्वेड करना शुरू कर दिया, जिसमें जापान ने चाइना का पूरा मंचूरिया का प्रोविंस जीत लिया। एक तरफ से माओ और उनकी रेड आर्मी और दूसरी तरफ से जापान। कुओमिंतांग के लीडर चियांग काइशेक और उनकी आर्मी दो एंड्स पर वॉर लड़ने के काबिल नहीं थी, तो चियांग काइशेक ने कम्युनिस्ट के साथ सुलह कर दी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर माओ ने अपने आप को मिलिट्री लीडर बना दिया और कम्युनिस्ट ने भी जापान के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया। माओ और कम्युनिस्ट आर्मी ने यूरोप में चल रहे वर्ल्ड वॉर के अलाइड फोर्सेस और यूएसए से मिल रही मदद को लेकर जापानीज को कड़ी टक्कर दी। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी एपिसोड में यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए। उसके बाद जापान चाइना से पीछे हट गया। जापान से वॉर खत्म होते ही माओ ने देश पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने चाइना में कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट के बीच कोalition सरकार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाइना फिर से सिविल वॉर की तरफ बढ़ गया। 1949 में कम्युनिस्ट ने कुओमिंतांग को बुरी तरह से हरा दिया। चियांग काइशेक और उनके फॉलोअर्स को ताइवान, जिसका उस वक्त का नाम था फार्मोसा के आइलैंड्स पर भागना पड़ा। फिर 1 अक्टूबर 1949 में माओ ने बीजिंग के टियानमेन स्क्वायर से खड़े होकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापना की। माओ ने पावर में आते ही 1953 में 5 साल का एक प्लान लॉन्च कर दिया, जिसे आज हम फर्स्ट 5 इयर्स प्लान नाम से जानते हैं, जो 1953 में शुरू होकर 1957 तक चला। इस प्लान से माओ चाहते थे कि चाइना के इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, इसीलिए माओ ने देश के सारे रिसोर्सेस को आयरन, स्टील, केमिकल और बिल्डिंग मटेरियल के बड़े बड़े प्लांट बनाने में लगा दिया। इस सब की वजह से एग्रीकल्चर, जो चाइना का सबसे बड़ा सेक्टर था, माओ ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और सारे किसानों को अपना खुद का कैपिटल लगाकर गुजारा करना पड़ा। 1958 में और एक नया 5 साल का प्लान लॉन्च किया, जो कि उनके पुराने प्लान का ही एक नया रूप था, जिसमें माओ ने लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। किसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना शुरू किया, जिसको वो कम्यून बुलाते थे। उनका सपना था कि चाइना को अग्रेरियन सोसाइटी से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाए, तो उन्होंने सारे मजदूर क्लास के लोगों को बोला कि जाओ और अपने मालिकों से उनकी सारी खेती छीन लो। उसके बाद चाइना में अपर क्लास और वेल्दी लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए। लगभग 8 से 10 लाख लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे लोगों को ताइवान भागना पड़ा। फिर उन अमीर लैंडलॉर्ड से छीनी जमीनी को इकट्ठा करके माओ ने कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना की और प्राइवेट खेती पर भी बैन लगा दिया। जो कम्युनिटीज बनाई गई उन्हें अनाज उगाने का टारगेट दिया। उन कम्युनिटीज के ऊपर सुपरवाइजर बिठा दिया गया, जो उनसे टारगेट पूरा करवाते थे। किसान जो भी अनाज उगाते, उस अनाज को जो लोग स्टील और आयरन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनके खाने के लिए ले लिया जाता था। इसी सब के बीच चाइना में सूखा पड़ा और अनाज की उपज कम हो गई, लेकिन सजा के डर से सुपरवाइजर्स ने प्रोडक्शन नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। अपना टारगेट पूरा करने के लिए सुपरवाइजर्स ने कम्युनिटीज से सारा का सारा अनाज छीनना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन कम्यून्स में ऐसी हालत हो गई कि किसान जो खुद के खाने के लिए बनाते थे, सुपरवाइजर्स वो भी उठाकर लेके जाते थे। कम्यून्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उनके हालात बद से बदतर हो गए।
इस सब से ध्यान बटाने के लिए माओ ने सारा ब्लेम चूहा, मक्खी, मच्छर और चिड़िया पर डाल दिया और फिर से एक नया कैंपेन शुरू किया जिसे आज हम 4 पेस्ट कैंपेन नाम से जानते हैं। इस कैंपेन में देश के बहुत सारे चूहों को, मक्खियों को, मच्छरों को और चिड़ियों को मार दिया गया। इस वजह से बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया और लोकस्ट अटैक बढ़ने लगे। इस सारे पॉलिसीज के वजह से चाइना में भूखमरी के हालात हो गए। चाइना के लोगों को चूहा, बिल्ली, कुत्ता जो मिले उसे मार के खाना पड़ा। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि लोग एक दूसरे को मार के खाने लगे। इस सब के बावजूद माओ ने सारा दोष करप्ट सिस्टम पर डालकर चाइना को रूल करना कंटिन्यू किया। जो भी माओ के पॉलिसीज का विरोध करता उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। कई सारे लोगों को विरोध करने के वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि देश में जो भी भूखमरी जैसे शब्दों का यूज करेगा उसे भी सजा दे दी गई। इतने सारे लोगों की जान चली जाने के बाद फाइनली माओ को सत्ता से दूर कर दिया गया और डे टू डे लीडरशिप को थोड़े प्रैग्मेटिक और मॉडरेट कम्युनिस्ट लीडर लिऊ शाओकी और डेंग जाओपिंग के हाथ में दे दिया। फिर चाइना ने माओ के कम्युनिस्ट सोशल रिफॉर्म्स को बदलकर थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसी टाइम के अराउंड 1953 में रशिया के जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। उनके सक्सेसर निकिता क्रुश्चेव ने स्टालिन के आइडियाज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इस सब से स्टालिन की हीरो इमेज को चोट पहुंचाई गई। चाइना में ऐसे ही कुछ ना हो जाए इस डर से माओ ने सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट शुरू की। 1966 में कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई जिसके तहत माओ ने पूरे चाइना में एक यात्रा की शुरुआत की जिसको 73 साल के माओ ने चाइना के यांगत्से नदी में डुबकी लगाकर खत्म किया। इस यात्रा से माओ देश को बताना चाहते थे कि वो देश चलाने के लिए आज भी फिट है। इस रिवॉल्यूशन में माओ ने स्कूल के बच्चों को अपना टारगेट किया। स्कूल के बच्चों को एक रेड कलर की बुकलेट दी गई जिसमें माओ के सारे भाषण लिखे हुए थे। उसके साथ माओ ने अपने करिश्मेटिक भाषणों के साथ स्कूल के बच्चों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। फिर स्कूल के बच्चों ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे देश के सारे पुराने कल्चरल सिंबल्स को तोड़ना शुरू किया। स्कूल के बच्चों ने सारे पॉलिटिकल लीडर्स के घर का घेराव करना शुरू कर दिया। उनको चुन चुन कर मारने लगे और सारे धार्मिक और कल्चरल सिंबल्स को तोड़ने लगे। इसमें माओ ने अपने पॉलिटिकल विरोधियों को भी लपेट लिया। जिन लोगों ने माओ को पावर से हटाया था उनका भी बुरा हाल कर दिया और माओ फिर से एक बार चाइना के प्रेसिडेंट बन गए। बहुत साल बीमारियों से लड़ने के बाद, बहुत सारे हार्ट अटैक्स के बाद 9 सितंबर 1976 माओ जेडोंग की मौत हो गई। उनके बाद चाइना के प्रेसिडेंट बने डेंग जाओपिंग। उन्होंने माओ के आइडियाज को क्रिटिसाइज करके आज का जो मॉडर्न चाइना है वो बनाना शुरू कर दिया। इतने कॉन्ट्रोवर्शियल और लाखों लोगों की मौत के कारण बनने के बाद भी माओ को 20th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट लीडर मानते हैं। अगर आपको भी पावर, क्राइम और मनी के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।